नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत इंडेवर स्टडी पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक का जिससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम पे आते ही है, यानी भूगोल के नदियों की तरफ जाते हैं। और गंगा नदी हमारा पहला अभी का नदियों में पहला वीडियो होगा, तो बने रहिए। और इसमें आपको पूरी संपूर्णता और विस्तार के साथ बताया जाएगा, कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी एक पूर्व वाहिनी यानी कि ईस्ट फ्लोइंग्स हिमालय नदी है। गंगा नदी जो है वो ईस्ट की तरफ बहती है और हिमालय की नदी है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ईस्ट फ्लोइंग हिमालय नदी है। क्योंकि आप हिमालय को गंगा नदी यहाँ से मानसरोवर से लगभग निकलेगी और उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाएगी। तो इस प्रकार से गंगा नदी एक पूर्व वाहिनी हिमालय नदी है। गंगा का जो ढाल है वो पर्वतीय भाग में अत्यधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि गंगा जो है वो मानसरोवर से लगभग या हिमालय से निकलती है, ऐसा समझिए। और हिमालय से निकलने के कारण उसका जो ढाल है पहाड़ों का कारण स्वाभाविक है, किसी भी नदी का ढाल जो है वो तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है। तो दूसरी बात यही है कि गंगा का जो ढाल है वो पर्वतीय भाग में अत्यधिक तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है। तीसरा है, मैदानी भाग में अत्यंत मंद हो जाती है गंगा। तो जैसे ही मैदानों पे निकल के आती है, यानी कि गंगा जो हमारी है वो उत्तराखंड में जब बहती है तो वहाँ पे ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे तीव्रता दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही मैदानों पे आती है, जैसे उत्तर प्रदेश के मैदानों पे आती है तो वहाँ पे थोड़ी सा अत्यंत मंद हो जाती है, आराम से बहती है। तो इस प्रकार से गंगा मैदान का जो निर्माण है वो जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो जलोढ़ जो मिट्टी है उनसे हुआ है, क्योंकि जो गंगा जो है हिमालय से बह के आती है और अपने बहाव के दौरान गंगा क्या है कि छोटे छोटे निक्षेप, कंकड़, बालू, पत्थर लेके आती है और उन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण करती है। तो जब मैदान पे आती है तो इस प्रकार से मैदानों का और भी निर्माण होता जा रहा है। तो गंगा मैदान जो है, मैदान में जो है जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। और यह मिट्टी जो है हम 3 भागों पे या 4 भागों पे बांट सकते हैं, जैसे भाबर हो गया, तराई हो गया और बांगर और खादर। तो इस प्रकार से गंगा के मैदान का निर्माण जो है जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदानी मार्ग एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो गंगा नदी का जो मैदानी मार्ग है, जैसे मैदानों पे वो बढ़ती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, बंगाल की तरफ जाती है, तो वह एक अत्यंत या उत्कृष्ट एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। गंगा नदी में ऑक्सबो लेक्स का निर्माण समानता होता है। तो गंगा नदी में ऑक्सबो लेक्स का जो निर्माण है वो होता है। ये कई बार प्रीलिम्स, यूपीएससी, पीएससी में पूछा जा चुका है, जिसे आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आते हैं बेसिन की तरफ। बेसिन फैक्ट। तो गंगा बेसिन का क्षेत्र जो है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.6। गंगा का बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ देखते हैं। तो गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। तो गंगा जो है भारत की नदी, प्रमुख नदी है। तो भारत में इसका 79% है बेसिन। नेपाल से 13% आ जाता है। और इसके साथ बांग्लादेश 4% और तिब्बत और चीन 4%। तो इस प्रकार से गंगा का जो बेसिन है भारत में 79%, नेपाल में 13%,
बांग्लादेश में 4% और तिब्बत और चीन 4%। तो गंगा का औसत वार्षिक जल प्रवाह जो है वो 16,650 मिली सेकेंड है। तो इस प्रकार से ये हो गया बेसिन। गंगा नदी ये दिख रही है आपको कुछ इस तरह से। अब ट्रिब्यूटरी यानी कि जो सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरी, उनकी बात करते हैं, जो कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आपने काफ़ी बार अपने एग्ज़ाम पे इससे क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, तो इसको अच्छे से याद करिए, समझिए। गंगा नदी जो है, यमुना जो है दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ऐसे मान लीजिए ये जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ से निकल रही है, यानी कि हमारा ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इस प्रकार से गंगा जो यमुना जो है दाएं तट की, यहाँ से आएगी, दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। घाघरा जो कि शारदा प्लस कर्णाली, जिसे घाघरा को नेपाल में कर्णाली कहते हैं, तो सबसे अधिक जल लाने वाली सहायक नदी है। तो जो घाघरा है वो सबसे अधिक जल लाने वाली अगर पूछता है तो घाघरा है। घाघरा जो है वो शारदा प्लस कर्णाली नदी से मिलके बनती है। कर्णाली जो है, घाघरा को नेपाल में कर्णाली नदी ही बोलते हैं, कर्णाली। तो अधिक जल लाने वाली सहायक नदी है घाघरा, जबकि यमुना जो है दाएं तट की सबसे बड़ी नदी है सहायक। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बार बार ये धारा परिवर्तन कर देती है, जिससे बिहार में काफ़ी बाढ़ देखने को मिलता है और बहुत ही जनधन की हानि होती है। तो इसलिए कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है। सोन नदी जो है प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है जाके बिहार में पटना के आसपास ये मिलती है गंगा नदी से। तो प्रायद्वीप की ये निकलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, क्योंकि जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यहीं से ही दूसरी नदी निकलती है जो कि है नर्मदा। नर्मदा जो है वेस्ट की तरफ चली जाती है, गुजरात की तरफ। वहीं सोन नदी जो है वो गंगा से मिलने बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार की तरफ पटना के पास आती है। तो सोन नदी जो है प्रायद्वीप पठार से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो अगर पूछता है कि प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली या प्रायद्वीप से आने वाली गंगा की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है सोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। गंगा मैदान जो है हमारा वो 3 भागों में बांटा गया है। तो गंगा को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। जब गंगा मैदान पे आती है तो भावर, तराई और जलोढ़ मैदान जिसको बोल देंगे, या भावर, तराई, बांगर और खादर। तो इस प्रकार से ये 4 लेयर या 3 भागों पे अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जलोढ़ में बांगर और खादर आ जाएगी। तो जो सबसे महीन हो, जो सबसे उपजाऊ हो, उसे हम खादर बोलते हैं, खादर मिट्टी। तो इस प्रकार से गंगा मैदानों को जो है 3 भागों में बांट देंगे, या 4 भाग बोल सकते हैं आप, भावर, तराई, बांगर और खादर। गंगा डेल्टा एक ऑर्क्यूट डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन जो डेल्टा है वो वहाँ पे मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है। तो ये सुंदरबन डेल्टा है हमारा पश्चिम बंगाल पे। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन जो है डेल्टा
वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये गंगा नदी पर है। कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार से आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ी सा इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्ट। तो गंगा को नेशनल वाटरवे फर्स्ट घोषित किया गया है। तो गंगा को जो है भारत का नेशनल वाटरवे फर्स्ट घोषित किया गया है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट की लंबाई जो है 1620 किलोमीटर प्रयागराज से हल्दिया तक है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। कितने किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ है, ये तो बहुत ही भर भर के पूछता है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक आप इसे देख पाएंगे। गंगा नदी भारत की इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बैकबोन्स मानी जाती है। तो गंगा नदी जो है भारत की इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बैकबोन्स मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, डैम वगैरह देखते हैं। तो फरक्का बैराज ये पश्चिम बंगाल पे बना है, गंगा नदी पे। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल पे, इसका उद्देश्य क्या है, तो हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना, कोलकाता बंदरगाह को सिल्ट से बचाना, और टिहरी बांध यानी कि भागीरथी नदी पर जो है गंगा नदी तंत्र का ही भाग माना जाता है। तो इसका उद्देश्य है हुगली नदी पर जल प्रवाह बनाए रखना, कोलकाता बंदरगाह को सिल्ट से बचाना, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर जो है वो गंगा नदी का ही भाग है। और टिहरी बांध क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तो टिहरी बांध शायद सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नदी पर पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति देखते हैं। तो यहाँ पे है गंगेटिक्स डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जिसको बोलेंगे, यह मीठे पानी की डॉल्फिन है, यहाँ पे पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी प्रणाली जो है IUCN रेड लिस्ट का महत्वपूर्ण आवास है। IUCN रेड लिस्ट स्पीशीज का प्रमुख महत्वपूर्ण आवास है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का प्रमुख कारण प्रदूषण का क्या कारण है, तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्टीकरण, यानी जो सीवेज के कारण है वो उसके कारण गंगा जो है बहुत प्रदूषण होती है। उसके बाद औद्योगिक, जितने भी औद्योगिक हैं उत्तर प्रदेश या इस मैदान के क्षेत्र पे, उनका सारा अपशिष्ट लगभग गंगा में आके मिल जाता है और उसके कारण गंगा हमारी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था इसी के लिए, इसके सुधार के लिए, नमामि गंगा प्रोग्राम्स, जो कि लॉन्च हुआ था 2014 पे। तो नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2014 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री जल शक्ति उद्देश्य क्या है, निर्मल अविरल गंगा। गंगा एक्शन प्लान्स अपेक्षित सफलता नहीं पा सका और इसे UPSC, MPPSC और PCS में काफ़ी बार आलोचनात्मक प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। कल्चर की तरफ देखते हैं कि किस तरह से कल्चर और हिस्ट्री के लिहाज से इम्पोर्टेंस है गंगा नदी। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सीमित है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बहुत ही अधिक दिखता है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में इसको काफ़ी महत्व दिया गया। तो मौर्य काल में गंगा नदी भारत का राजनीतिक केंद्र रही है। तो मौर्य काल के टाइम पे भारत में जो है राजनीतिक केंद्र रही है गंगा नदी, क्योंकि मौर्य काल का जो इतिहास रहा है वो मगध यानी कि बिहार के आसपास रहा, मगध में रहा, तो वहाँ से केंद्रित रहा। तो इस कारण से वो क्षेत्र ही गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए मौर्य काल में गंगा नदी जो है राजनीतिक केंद्र के तौर पर थी। गंगा घाटी को भारतीय सभ्यता का कैडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो गंगा नदी को भारतीय सभ्यता का कैडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रकार से
ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इनको सारी चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप इससे गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको कहीं भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अब वन लाइनर हम देख लेते हैं इन्हीं से। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमनद मानसरोवर। सबसे बड़ी नदी बेसिन है गंगा। सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र यानी सुंदरबन का जो डेल्टा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा पे है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट रहे इन। तो इस तरह से हमें कमेंट करें आपको यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद आप सब।